अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त जो अहम तरीन मसला आ चुका है वो अदालती इस्लाहात है, यानी पार्लियामेंट के अंदर वो कानून साजी जो अदालत के लिए हो। कुछ दिनों पहले तक तो ये अंदाज़ा नहीं था कि अदालती इस्लाहात क्या आ रहा है, हालांकि हमने अपने सोर्स से ये मालूम किया था और ट्वीट किया था कि ये अदालती इस्लाहात आ सकते हैं, क्योंकि इन इशूज़ पर मैं अपने इंटरव्यू में अहम तरीन लीगल एक्सपर्ट्स से बात कर रहा था। हुकूमत के अहम तरीन लोगों से बातचीत जारी थी इस इशूज़ पे। तो जो नतीजा अख़ज़ किया गया था वही तकरीबन हमें अब ये महसूस हुआ, जिसमें लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जो चंद बातें बताई थी वो यही थी, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से अगर आप मेरे ट्वीट्स देखें और मेरे प्रोग्राम देखें तो मैं इसके लिए काफ़ी अरसे से, मसलन कोई 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल नहीं, कई सालों से मैं इसकी कोशिश कर रहा था और कन्विंस कर रहा था जो भी हुकूमती या मेंबर पार्लियामेंट या मिनिस्टर्स मेरे प्रोग्राम में आए या कहीं निजी जगह पर मैंने गुफ्तगू की, तो वहाँ मेरी बात यही थी कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बहुत अशद ज़रूरत है। और उसकी 2 वजूहात मैंने बताई थी। एक तो वजह मैंने ये बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो आम पाकिस्तानियों के केसेस पेंडिंग हैं, उन पेंडिंग केस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंगेज है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सियासी मैटर्स, डिस्प्यूटेड मैटर्स, गवर्नमेंट और आपके पंजाब मरकज़ और सूबों के दरमियान डिस्प्यूट, इस किस्म के मैटर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा फोकस देती है, ज़्यादा लगी रहती है, ना कि वो आम पाकिस्तानियों के जो केसेस 10 साल, 15 साल, 12 साल से पेंडिंग है उनको सुनती है। और उसकी शायद इंटरेस्ट भी नहीं लेती है वो इन चीज़ों में, क्योंकि इन मुकदमात से इन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए इन जजों को कोई अहमियत नहीं मिलती। लेकिन जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डिस्कस करते हैं तो फिर वो मीडिया के ज़रिए आवाम के लिए और पूरे मुल्क के लिए और हुकूमत के लिए जो है वो, और बैन अक़वामी तौर पर भी मीडिया में छा जाते हैं। ज़ाहिर है उनको ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे जाएं और उनको डिस्कस करें। तो एक वजह तो पेंडिंग केस जो बढ़ रहा था और आम पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अलग किया जाए। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है। कहीं सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मिल के काम करता है, लेकिन हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें दूसरी एक वजह ये थी कि वो लोग भी आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जिनका एक्सपीरियंस ना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे होता है, ना उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट में कोई LLM किया हो या बड़ी डिग्री ली हो। वो सिंपल BA LLB बनकर आते हैं और उनकी ज़्यादातर प्रैक्टिस जो होती है वो क्रिमिनल केस और फौजदारी मुकदमात और आम मुकदमात और सिविल मैटर, मैरिज मैटर, ज़मीन मैटर्स, इसका एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे उनकी एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसके ऊपर वो जब फैसले देते हैं तो अक्सर फैसले अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल होते हैं। तो चुनांचे इन 2 मेजर बुनियाद पर मेरा ये मुतालबा था कि पाकिस्तान में एक और आपकी अदालत बनाई जाए जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत हो और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे वो करे और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पेंडिंग केस के ऊपर काम करे। अल्हम्दुलिल्लाह इस पैकेज में वो शामिल हुआ, बहुत बड़ी बात है। और इस पे कहीं भी कोई मुखालफत नज़र नहीं आ रही है मां सवाए PTI के, जो कि एक वक्त इसकी भी हिमायती थी। इसके अलावा जो और मैटर हैं उनमें जजेस की तादाद का इजाफा होना बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में हो, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से पार्लिमानी कमेटी और कमीशन के हवाले से भी मामला थे। इसी तरीके से जजेस की उम्र के हवाले से भी बात थी, इसी तरीके से आपके इनके एहतसाब के हवाले से भी बात थी। और जो आपके 63 और 51 में जैसे रिज़र्व सीट है और 63 में जो डिसक्वालिफिकेशन है, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक अनलॉफुल
अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला दिया था 63 का डिस्क्वालिफिकेशन का, जिसमें ये तय करना था कि आइदर पार्टी हेड के मना करने के बावजूद अगर कोई वोट डालता है तो वो डिस्क्वालीफाई होता है और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा, और दूसरा पार्लिमानी जो लीडर होता है उसकी बात मानी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो फैसला दिया था, हर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट इस बात पे मुत्तफिक है कि ये अनलॉफुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था, चुनांचे इस पे भी तरमीम आ रही थी। इसी तरह एडहॉक जजेस के ऊपर भी तरमीम थी। तो बेसिकली अदालती इस्लाहात पे बहुत बड़ी एक पैकेज आ रहा था जो पाकिस्तान की आवाम के लिए भी अच्छा था और मुल्क के लिए भी, क्योंकि इस वक्त जो अदालतें हैं वो एक मुक़द्दस गाय बन चुकी हैं और वो ऐसे फैसले दे रही हैं जो उनके पसंद के हो, पॉपुलर हो, सियासी हो, और उसका आइन और कानून से कोई वास्ता ना हो, यानी आइन और कानून की पामाली करते हुए फैसले आ रहे हैं। और दूसरा वो ये भी कहती हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कहती तो नहीं है, लेकिन अमलन हम देखते हैं कि जब जजेस आइन तोड़ती हैं, मिसकंडक्ट करती हैं, फेक डिग्री पे जज बन जाते हैं और गैर कानूनी गैर आइनी फैसले देते हैं और क्राइम एंड करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो या तो वो रिज़ाइन करके चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, या अगर कोई केस रेफरेंस के लिए आता है तो वो साल पड़ा रहता है, उनको कोई सुनता नहीं है। तो जजेस का एहतसाब देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। और हमने ये भी, जब मौलाना साहब से मुलाकात हुई, मैं उसका जिक्र करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात है, क्योंकि मौलाना साहब इस वक्त मरकज़ यानी बने हुए हैं पूरी कौम के, अवाम के, और उनका जो वोट है, हालांकि बहुत कम वोट है, लेकिन इस वक्त इस आइनी तरमीम के लिए बहुत अहम वोट है वो, और उनके सपोर्ट के बगैर ये आइनी पैकेज नहीं आ सकता। हालांकि हुकूमत ये समझ रही थी कि जी मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो उनको वोट दे देंगे, चाहे वो मुसव्विदा दिखाएं ना दिखाएं, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ उनके दरवाजे पे जाएंगे तो वो मान जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मौलाना साहब के साथ, जबकि वो एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, वो चाहते हैं कि ये मुल्क में इस्तेहकाम हो, सियासी अदम इस्तेहकाम से बाहर निकला जाए, आपके इदारों की जो मजबूती है वो हो, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई काम हो जिसके बारे में आवाम में और मुल्क के लिए अच्छा ना हो। तो उस सूरत हाल में हुकूमत का नंबर जो था वो अगर मौलाना साहब को निकाल दिया जाए तो फिर तो नहीं है। तो उन्होंने फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो भी गए और सब कुछ गए। मुझे ये मौका मिला कि मैं मौलाना फजल रहमान साहब से तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक मुख्तलिफ इशूज़ पे बात हुई, क्योंकि उन्होंने कराची आना था, इंटरव्यू देना था, बहुत बड़ा एक इंटरव्यू। एक दिन पहले फिर रुक गए, फिर ये क्राइसिस आइनी पैकेज का मसला आ गया जो कि अभी तक मौजूद है। तो उस वजह से मेरी उनसे इंटरव्यू नहीं हो सका। लेकिन फिर मैंने फ़ोन पे उनसे जब बात की, उसमें मैंने आइनी पैकेज का भी जिक्र किया, और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि मौलाना फजल रहमान जैसे ज़ीरक सियासतदान जो ना सिर्फ दीन को समझते हैं, सियासत को समझते हैं, बल्कि आइन को भी समझते हैं, चुनांचे उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो हर सूरत में होना चाहिए। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि मीसाक़ जमहूरियत जो 2006 में पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान हुई थी, उसको भी मौलाना फजल रहमान साहब ने सपोर्ट किया था, तो वो कैसे उससे हट सकते हैं। दूसरा, वो अगर किसी चीज़ पे एतराज़ कर रहे थे, अदालती इस्लाहात पे उनको कोई एतराज़ नहीं था। वो समझते हैं कि अदालत इस वक्त जो है वो एक ग्रुपिंग का शिकार है और कानूनी और आइनी फैसले नहीं हो रहे हैं, जिससे मुल्क डिटोरिएट कर रहा है, तो इसमें तवाज़ुन आना चाहिए, पार्लियामेंट में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, अदालतें अपना काम करें। इस सिलसिले में उनका ये कहना था कि रिक्रूटमेंट में भी, चीफ जस्टिस के बनाने में भी, और मुख्तलिफ एडहॉक जजेस लगाने में भी, और मुख्तलिफ किस्म की जो एहतसाब है या अपॉइंटमेंट है, उन तमाम चीज़ों के अंदर जो झोल नज़र आया उनको, उसकी निशानदही उन्होंने की। हालांकि अगर वो चाहते और वोट दे देते, लेकिन उनका ये कहना था कि इस झोल की वजह से आइंदा फिर मसाइल जन्म लेते। और एक बहुत अहम मसले पर वो बड़े स्टफ थे, और वो कह रहे थे कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, इंसानी बुनियादी हुकूक के, इसके लिए वो किसी सूरत में राज़ी नहीं है। बाकी वो तमाम चीज़ों के लिए राज़ी थे, अदालती इस्लाहात के लिए। तो हुकूमत ने उनको मुसव्विदा वक्त पे नहीं दिया, और उस वक्त दिया एक थैले में लिपटा हुआ
कपड़े के, जब बिलावल भुट्टो उनके पास थे और वो पूछ रहे थे कि भाई हमें मुसव्विदा तो दिखाएं, बहरहाल वो मुसव्विदा आया, उन्होंने देखा और मेरी जब बात हुई उन्होंने कहा कि आईनी पैकेज ज़रूर आना चाहिए, इसकी ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनने चाहिए और जो इसमें लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं, माँ सवाए जो चंद आइन की जो तरमीम होने जा रही है उसमें काफ़ी झोल है, उन झोलों को ख़त्म हो, अगर इन झोल के साथ ये आइनी पैकेज मान लिया जाता है तो मुस्तक़बिल में आवाम के सामने ये जो तरमीम है वो सुरखरू नहीं होगी। बाकी उन्होंने जो बातें की, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इमरान खान के हवाले से या जो उनकी आपके फ़ैसले आ रहे हैं अदालतों के हवाले से वो सब पे बात हुई, लेकिन उन्होंने इमरान खान के हवाले से जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने एक चीज़ अख़ज़ की और मैं उसको बिल्कुल मैंने ट्वीट भी की कि जो मौक़िफ़ इमरान, क्योंकि ये मौलाना फजल रहमान इमरान खान नहीं है कि आज मौक़िफ़ दूसरा है तो कल दूसरा है, इवन और भी सियासी लोग ऐसा करते हैं कि मौलाना फजल रहमान अपने स्टेटमेंट में फर्म होते हैं और जब वो कोई बात कहते हैं तो उस पर कायम रहते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। वो अलग बात है कि वो PTI से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, उनसे मिल भी रहे हैं, एक सियासी जमात है उससे मिलते हैं, उनका जहन अच्छी सोच का हामिल है, वो सियासी आदमी है, ज़ीरक सियासतदान है, लेकिन इमरान खान के बारे में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू कल था वो आज ही, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस आइनी पैकेज को रद्द नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि इसमें से कुछ चीज़ें निकाल ली जाएं। हाँ, एक और बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि जब स्पीकर ने उनको रिक्वेस्ट की कि आप इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बन के अपनी सिफारिशात दें, तो जो सिफारिशात उन्होंने दी थी जो बहुत अहम थी उसको इस आइनी पैकेज में जब मुसव्विदा उनके पास आया उसमें नहीं था, जिसके लिए वो उस पे नाराज़ थे। उनका ये कहना था कि बिल्कुल इस्लाहात होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनना चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन बुनियादी जो आपके हक़ है इंसानी उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और दूसरा ये कि जो झोल है उस झोल को हुकूमत ख़त्म करे, बैठे और मेरी जो सिफारिशात है उस पर हुकूमत कन्विंस हो ताकि उसको भी शामिल किया जाए। ये थी एक मुलाकात जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।